हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। उस नए चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी। बिल्कुल, तो जैव प्रौद्योगिकी, ये दो चैप्टर्स हैं बच्चों, दो चैप्टर्स हैं और नीट में इस चैप्टर में से कम 5 या 6 प्रश्न आते हैं। तो ये नीट के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 से 6 प्रश्न बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी से जरूर आएंगे। ठीक है, आइए चालू करते हैं जैव प्रौद्योगिकी। अब सबसे पहली चीज बच्चों याद रखना है कि ये जो जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी है, ये विज्ञान की कोई नई शाखा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये पुरानी शाखाओं में से ही एक है। बिल्कुल सही, जैव प्रौद्योगिकी एक नई शाखा नहीं है। हाँ, जैव प्रौद्योगिकी में हम लोग जब आनुवांशिक अभियांत्रिकी पढ़ेंगे यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, वो नई चीज है। लेकिन जैव प्रौद्योगिकी नई शाखा नहीं है, पुरानी शाखा है। तो जैव प्रौद्योगिकी का क्या मतलब है? ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन परिभाषा देखना चाहें बच्चों, कि बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है, तो आपको याद रखना है जैव प्रौद्योगिकी का सरल सा मतलब होता है जब हम सूक्ष्म जीवों को या सूक्ष्म जीवों के उत्पादकों को, बिल्कुल सही, सूक्ष्म जीवों को या सूक्ष्म जीवों के उत्पादकों को मानव कल्याण के लिए यूज करते हैं, तो उसे जैव प्रौद्योगिकी ही कहते हैं। बिल्कुल सही, जब आप सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाले उत्पादक को मानव कल्याण के लिए यूज करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे? जैव प्रौद्योगिकी। तो जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा जो है बच्चों, वो क्या है? सूक्ष्म जीव अथवा उनके उत्पादकों का मानव कल्याण में प्रयोग ही क्या कहलाएगा? जैव प्रौद्योगिकी। बायोटेक्नोलॉजी का बेहद सरल मतलब है कि जब हम सूक्ष्म जीव या उनसे मिलने वाले उत्पादकों को मानव कल्याण में यूज करते हैं, तो उसे कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। और यह परिभाषा भी हमको सबसे पहले किसने बताई? EFB जो है बच्चों, EFB का मतलब है, ये एक है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है बच्चों, तो EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ही ये बताया कि जब हम प्राकृतिक विज्ञान और सूक्ष्म जीवों को मिलकर, है ना, प्राकृतिक विज्ञान और सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा ऐसे उत्पादक बनाते हैं जो मानव कल्याण में यूज हो सकें, तो उसे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। बिल्कुल सही, EFB के अनुसार भी क्या है भाई? प्राकृतिक विज्ञान और सूक्ष्म जीवों से क्या प्राप्त करना? ऐसे उत्पादक जो किसमें यूज हो सके बच्चों? मानव कल्याण में। बिल्कुल सही। तो जब हम प्राकृतिक विज्ञान और सूक्ष्म जीवों का समावेश करते हैं ताकि ऐसे उत्पादक प्राप्त हो सकें जो मानव कल्याण में यूज किए जा सकें, तो उसे क्या कहेंगे? जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो आप सूक्ष्म जीवों को या उनके उत्पादकों को यदि यूज कर रहे हैं, मानव कल्याण के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। सही बात है। अब मैंने आपसे कहा, तो नई चीज क्या है भाई? नई चीज हमारे पास आती है जिसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, या जिसे हम कहते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी। पहले चीज तो आपको याद रखना है, एक वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा बच्चों, पॉल बर्ग। इन्हें हम कहते हैं जनक, इन्हें हम कहते हैं
फादर ऑफ ठीक है बच्चों, तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी के जनक किसे कहते हैं? पॉल बर्ग। तो ये वैज्ञानिक हैं जो आप याद रखिएगा, इन्हें हम कहते हैं आनुवांशिकी के जनक। अब देखिए बच्चों, ये आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है? ठीक है, नया शब्द है हमारे पास, ये जैव प्रौद्योगिकी की नई शाखा है। बट क्या मतलब है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग का मतलब है छेड़छाड़, और आनुवांशिक अभियांत्रिकी में या हम लोग यहां पर किसकी छेड़छाड़ करेंगे? डीएनए या आरएनए की छेड़छाड़ करेंगे, है ना। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में हम क्या करते हैं? आनुवांशिक अभियांत्रिकी में हम डीएनए या आरएनए से छेड़छाड़ कर रहे हैं, यानी डीएनए या आरएनए के क्रम में बदलाव ला रहे हैं। तो अगर डीएनए या आरएनए के क्रम में बदलाव आएगा तो वो बदलाव किस में दिखाई देगा भाई? हम लोग आणविक जैविकी पढ़ चुके हैं बच्चों, तो आणविक जैविकी का ही अनुप्रयोग हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी में करते हैं। हमने मूल सिद्धांत या सेंट्रल डॉगमा पढ़ा है। मूल सिद्धांत या सेंट्रल डॉगमा में डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, सही बात। तो अगर आप डीएनए या आरएनए के क्रम में बदलाव करोगे या छेड़छाड़ करोगे, उसके कारण प्रोटीन में परिवर्तन आएगा, और प्रोटीन में परिवर्तन आएगा बच्चों तो सूक्ष्म जीवों के लक्षण प्ररूप में भी परिवर्तन आएगा, सही बात। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में हम क्या करते हैं? हम डीएनए या आरएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम में परिवर्तन लेकर आते हैं। सूक्ष्म जीवों में उसके कारण प्रोटीन में परिवर्तन आता है और उनका लक्षण प्ररूप भी बदल जाता है, सही बात। तो अब यहां पर हम किसकी बात करते हैं? आनुवांशिक अभियांत्रिकी के सिद्धांत कि हम क्या करने वाले हैं। तो पहला बिंदु आपको ध्यान है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी सिद्धांत में डीएनए अथवा आरएनए के क्रम में परिवर्तन उनका सूक्ष्म जीवों में प्रवेश एवं लक्षण प्ररूप में परिवर्तन, सही बात। अगर आप डीएनए या आरएनए के क्रम में कोई भी परिवर्तन करोगे, उन्हें सूक्ष्म जीवों में स्थानांतरित करोगे, तो उनके लक्षण प्ररूप में भी परिवर्तन आएगा। क्यों आएगा भाई? डीएनए आरएनए में परिवर्तन करोगे तो प्रोटीन में परिवर्तन आएगा, और प्रोटीन के कारण ही लक्षण प्ररूप होता है, इसलिए लक्षण प्ररूप में परिवर्तन आएगा। ठीक है, ये तो पहला सिद्धांत है बच्चों। दूसरा सिद्धांत ध्यान देंगे, एक एसेप्टिक या स्टराइल वातावरण। ध्यान देंगे भाई, इसका मतलब क्या है? अब हम बात कर रहे थे बच्चों की आनुवांशिक अभियांत्रिकी में हम ये सारे सूक्ष्म जीवों का उपयोग किस लिए कर रहे हैं? मानव कल्याण के लिए। मतलब हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं बच्चों, ताकि ऐसे जैविक उत्पादक मिल सकें जो मानव कल्याण में काम करें। जैविक उत्पादक का मतलब हमें कुछ प्रोटीन्स मिल सकें, हमें एंजाइम्स मिल सकें, हमें टीके या वैक्सीन्स मिल सकें, हमें एंटीबायोटिक्स मिल सकें, है ना भाई। मानव कल्याण में तो इन्हीं का यूज होगा। और प्रोटीन्स या एंजाइम्स या वैक्सीन्स या एंटीबायोटिक्स, ये सब जैविक उत्पादक हम किससे प्राप्त करना चाहते हैं? सूक्ष्म जीवों से। तो अगर हम सूक्ष्म जीवों से ऐसे जैविक उत्पादक प्राप्त करना चाहते हैं तो हम सूक्ष्म जीवों के डीएनए या आरएनए में बदलाव लाएंगे, और बदलाव लाने के बाद उन सूक्ष्म जीवों को बड़े स्तर पर संवर्धन करेंगे,
जब उनको आप बड़े स्तर पर संवर्धन मतलब बड़े स्तर पर उनकी वृद्धि करवाओगे तभी तो उनकी संख्या बढ़ेगी, और जब ज्यादा संख्या बढ़ेगी तो उससे ज्यादा मात्रा में जैविक उत्पादक प्राप्त किए जाएंगे। तो जब आप सूक्ष्म जीवों को बड़े स्तर पर वृद्धि या संवर्धन करवाएंगे तो कैसे वातावरण में उनकी वृद्धि करवाएंगे, जिसमें पहले से कोई संक्रमण हो या कोई संक्रमण ना हो। हां, एक ऐसे वातावरण में वृद्धि करवाएंगे जहां पर कोई संक्रमण ना हो, लेबोरेटरी में कोई संक्रमण ना हो। तो उसी को क्या कहते हैं बच्चों, एसेप्टिक या स्टराइल वातावरण। इसको दूषित रहित की जगह मैं कह सकता हूं संक्रमण रहित वातावरण में। तो एक एसेप्टिक या स्टराइल वातावरण में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि ताकि जैविक उत्पादक प्राप्त किए जा सकें। कैसे जैविक उत्पादक भाई? प्रोटीन्स, एंजाइम्स, टीका, वैक्सीन्स इत्यादि, है ना बच्चों। तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने अभी आपको आनुवांशिक अभियांत्रिकी के सिद्धांत बताया है कि हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी में क्या करेंगे। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में सूक्ष्म जीव को यूज करेंगे मानव कल्याण के लिए, ये तो जैव प्रौद्योगिकी है ही। अब अलग से क्या करेंगे, अब उनके डीएनए या आरएनए के क्रम में चेंज करेंगे। डीएनए या आरएनए के क्रम में चेंज होगा तो प्रोटीन में परिवर्तन आएगा, उनका लक्षण प्रारूप यानी वो नए तरह के प्रोटीन्स या एंजाइम्स बनाएंगे। फिर ऐसे सूक्ष्म जीवों को बड़े स्तर पर वृद्धि करवाएंगे ताकि अधिक मात्रा में उनसे वो जैविक उत्पादक प्राप्त किए जा सकें। तो ये सिद्धांत किसके होते हैं भाई? आनुवांशिक अभियांत्रिकी के सिद्धांत हैं। ठीक है बच्चों, चलें आगे। आइए, अब यहां पर हम एक नया शब्द, नया टर्म पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहेंगे जीन क्लोनिंग। ठीक है बच्चों, अब हम सबसे पहले किस शब्द की बात करेंगे? जीन क्लोनिंग। अब जीन क्लोनिंग का मतलब क्या है, उससे पहले क्लोन के बारे में पता होना चाहिए बच्चों। क्लोन का मतलब सबको पता ही है, एक जैसे या एक समान, है ना भाई। अगर क्लोन्स की बात हो रही है मतलब एक समान या 100% समान, सही। तो जीन क्लोनिंग का मतलब क्या होगा बच्चों? एक ही जीन की कई सारी एक समान कॉपीज का निर्माण, है ना भाई। जीन क्लोनिंग का मतलब क्या हो गया? एक जीन की कई सारी एक समान कॉपीज का निर्माण, बिल्कुल। तो जब हम एक जीन की असंख्य कॉपीज, हजारों में, लाखों में, एक जीन की हजारों या लाखों एक समान कॉपीज का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? जीन क्लोनिंग। अब सवाल है कि क्यों, है ना, एक जीन की असंख्य कॉपीज बनाने का क्या फायदा? एक जीन की बहुत सारी कॉपीज क्यों बना रहे हैं? जीन क्या करती है? प्रोटीन बनाती है। ठीक है, जीन क्या करती है? प्रोटीन बनाती है। तो अगर मैं एक जीन की असंख्य कॉपीज बना रहा हूं तो मैं एक जीन से अधिक मात्रा में प्रोटीन बना सकता हूं। तो इसीलिए जीन क्लोनिंग करते हैं। किस लिए करते हैं जीन क्लोनिंग? ताकि उस जीन से अधिक मात्रा में प्रोटीन बनाया जा सके। मान लो एक इंसुलिन की जीन है बच्चों। इंसुलिन की जीन क्या करती है? इंसुलिन प्रोटीन बनाती है। तो अगर मैं इंसुलिन की जीन की असंख्य कॉपीज बना दूं, है ना, इंसुलिन की जीन की 1,00,000 कॉपीज बना दूं, तो कितना ज्यादा मात्रा में मुझे इंसुलिन का प्रोटीन मिल सकता है और मैं डायबिटीज व्यक्तियों का कल्याण कर सकता हूं, है ना। यही तो एक जीन की कई सारी कॉपीज के निर्माण का लाभ क्या है भाई? किस लिए कर रहे हैं? बिल्कुल सही, अधिक प्रोटीन
के निर्माण हेतु। हम जीन क्लोनिंग क्यों कर रहे हैं? ताकि अधिक मात्रा में प्रोटीन मिल सके। चलो ठीक। अब सही बात देखो बच्चों, जीन को क्लोन करना है मतलब जीन की कॉपीज बनानी है। तो जीन की कॉपीज कैसे बनाओगे? ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो आपकी जीन की कॉपीज को या जीन की संख्या बढ़ा देगी? प्रतिकृतिकरण। सही बात भाई। जीन क्या है? डीएनए। और डीएनए की मात्रा बढ़ानी हो या जीन की संख्या बढ़ानी हो, एक ही तरीका है, रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण। मैंने कहा है आणविक जैविकी हमने जो पढ़ी है ना बच्चों, आणविक जैविकी का अनुप्रयोग ही हम बायोटेक में यूज करने वाले हैं। तो आणविक जैविकी समझने के बाद जैव प्रौद्योगिकी बहुत आसान लगती है और बहुत मजा आता है। तो अगर आपको जीन की कॉपीज बनानी है मतलब जीन की संख्या बढ़ानी है, जीन क्या है? डीएनए। डीएनए की मात्रा बढ़ानी है, तो आपके पास एक ही तरीका है, रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण। तो अब क्या किया आपने भाई? आपने मान लीजिए आपको इंसुलिन की जीन क्लोन करनी है, तो आप क्या करोगे? मानव की एक कोशिका लोगे। मानव की कोशिका के भीतर केंद्रक है, केंद्रक में गुणसूत्र हैं और गुणसूत्रों में जीन्स उपस्थित हैं। ये हम सब पढ़ चुके हैं भाई, आनुवांशिकी भी पढ़ चुके हैं, आणविक जैविकी भी पढ़ चुके हैं। आपको पता है जीन्स गुणसूत्रों पर मौजूद है। अब आपने ये पता कर लिया कि इंसुलिन की जीन कौन से गुणसूत्र पर है, पता कर लिया और उस जीन को गुणसूत्र से निकाल लिया आपने। अब उसका प्रतिकृतिकरण हो जाएगा क्या? अब उसका प्रतिकृतिकरण हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि प्रतिकृतिकरण की शुरुआत ओराई स्थल से होती है। प्रतिकृतिकरण की शुरुआत कहां से होती है? ओराई स्थल। और ओराई स्थल तो गुणसूत्र पर था। आपने तो अपनी जीन गुणसूत्र से निकाल ली, उसमें ओराई स्थल है ही नहीं, तो वो प्रतिकृतिकरण कर ही नहीं सकती है ना भाई। तो अगर आपसे पूछा जाए, देखो एक बाह्य जीन, अब मैंने कह दिया, ठीक है भाई, एक बाह्य जीन कह दो या बाह्य डीएनए कह दो, कुछ भी कह दो, वो डीएनए जो आपने गुणसूत्र से निकाल लिया है, वो प्रतिकृतिकरण या क्लोन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता उसका प्रतिकृतिकरण? क्योंकि उसमें ओराई स्थल नहीं होगा। तो एक बाह्य जीन या डीएनए प्रतिकृतिकरण नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बच्चों? ओराई स्थल अनुपस्थित होने के कारण। तो क्योंकि उसमें ओराई स्थल अनुपस्थित है, इसलिए वो बाह्य जीन या डीएनए प्रतिकृतिकरण नहीं कर सकता। तो वो क्लोन भी नहीं कर। तो उसकी क्लोनिंग कैसे करेंगे भाई? आपके पास एक ही तरीका है कि उसकी क्लोनिंग या उसकी कॉपी तो प्रतिकृतिकरण से बढ़ा सकते हैं। और अब क्योंकि उसमें ओराई स्थल है नहीं, इसलिए उसका प्रतिकृतिकरण कर नहीं सकते। तो क्या करेंगे? तो इस जीन को, आपकी जो बाह्य जीन है या आपकी जो जीन है, यदि उसको क्लोन करना है, यदि उसकी संख्या बढ़ानी है, यदि उसका प्रतिकृतिकरण करना है, तो उसको एक ऐसे दूसरे डीएनए से जोड़ना पड़ेगा जिसमें ओराई स्थल हो। भाई प्रतिकृतिकरण के लिए ओराई स्थल होना जरूरी है। आपकी जीन के पास ओराई स्थल है नहीं, क्योंकि आपने उसको गुणसूत्र से निकाल लिया। तो अब अगर आपको उसका प्रतिकृतिकरण या क्लोन बनाना है, तो उसको एक दूसरे डीएनए से जोड़ना पड़ेगा जिसमें ओराई स्थल है। सही बात। तो क्या करना पड़ेगा भाई? इस बाह्य जीन या डीएनए को एक अन्य डीएनए से जोड़ना होगा
जिसमें ओराई स्थल उपस्थित हो, है ना भाई। अब आपके बाह्य जीन या डीएनए को एक दूसरे डीएनए से जोड़ना पड़ेगा जिसमें वो ओराई स्थल उपस्थित हो। तो उस डीएनए को जिसमें ओराई स्थल होता है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग वाहक, है ना भाई। वो आपकी जीन को क्लोन करने में मदद कर रहा है, उसमें ओराई स्थल हैं। तो आप अपनी जीन या डीएनए को एक दूसरे डीएनए से जोड़ रहे हो जिसमें ओराई स्थल है, और जिसमें ओराई स्थल है उसे क्या कहेंगे बच्चों? क्लोनिंग वाहक। सही बात। तो ये तो है। ऐसा सबसे पहले किसने किया? तो थोड़ा सा हिस्ट्री देखें भाई। ऐसा सबसे पहले 1972 में किया गया। 1972 में दो वैज्ञानिक थे बच्चों, स्टैनले कोहेन और बोयर। ठीक है, ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया बच्चों? इन्होंने सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है भाई, ये क्या है? जीवाणु। इस जीवाणु से उन्होंने क्या निकाला? एक प्लास्मिड डीएनए। अब ये क्या है भाई? काफी बच्चों के लिए ये नई चीज है जो अभी नए आए हैं। सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम तो जीवाणु है बच्चों। जीवाणु से क्या निकाला उन्होंने? प्लास्मिड डीएनए। ये क्या है भाई? जीवाणु में गुणसूत्र डीएनए होता है ना भाई। जीवाणु की बात करूं अगर मैं, अगर ये एक जीवाणु कोशिका है बच्चों, है ना, यदि ये एक जीवाणु कोशिका है तो इसमें जीवाणु का खुद का डीएनए होता है भाई, और उसके अतिरिक्त उनमें गुणसूत्रीय डीएनए के अलावा एक और वृत्ताकार डीएनए होता है। हां, जीवाणु में गुणसूत्रीय डीएनए तो है, गुणसूत्रीय डीएनए के अतिरिक्त जीवाणु में एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए होता है। इसके अलावा एक दूसरा वृत्ताकार डीएनए है, और उस डीएनए को क्या कहते हैं? प्लास्मिड डीएनए। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना बच्चों, मोनेरा जगत हम पढ़ेंगे, तो मोनेरा जगत में हम आराम से, मोनेरा जगत में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये प्लास्मिड डीएनए क्या होता है, जीवाणु में कहां से आता है, क्या करता है। ठीक है, अभी के लिए आपको याद रखना है कि ये प्लास्मिड डीएनए किसके रूप में यूज किया जाता है? क्लोनिंग वाहक। और ये क्लोनिंग वाहक के रूप में क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसमें ओराई स्थल होता है। ठीक है भाई, क्यों काम करता है ये प्लास्मिड डीएनए? क्योंकि इसमें, ये क्लोनिंग वाहक के रूप में काम कर रहा है क्योंकि इसमें ओराई स्थल है। तो कोहेन और बोयर ने क्या किया भाई? इस सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जीवाणु से वो प्लास्मिड डीएनए निकाला क्लोनिंग वाहक के साथ। फिर उसको किसके साथ जोड़ा? उसको जोड़ा भाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के साथ। किसके साथ जोड़ा? प्रतिजैविकी प्रतिरोधक जीन के साथ। तो क्लोनिंग वाहक को किसके साथ जोड़ा? एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीन के साथ जोड़ दिया। तो एक बाह्य जीन ली, जीन को किसके साथ जोड़ा? क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़ा। यह सबसे पहले किसने किया था? 1972 में स्टैनले कोहेन और बोयर ने। तो उन्होंने एक एंटीबायोटिक प्रतिजैविकी प्रतिरोधक जीन ली, इसको क्लोन करना था। इसको क्लोन या इसका प्रतिकृतिकरण करने के लिए इसको एक ऐसे क्लोनिंग वाहक या प्लास्मिड डीएनए के साथ जोड़ा जिसमें ओराई स्थल था। तो एक नई चीज क्या हुई बच्चों? देखो, यह प्रतिजैविकी प्रतिरोधक जीन है, डीएनए है, सही बात, और इसको एक दूसरे डीएनए के साथ जोड़ा, यानी क्लोनिंग वाहक के साथ। हमारी एक बाह्य जीन या डीएनए है और उसको एक दूसरे डीएनए से जोड़ रहे हैं जिसमें ओराई स्थल है। मतलब हम दो अलग अलग डीएनए को जोड़ रहे हैं,
और जब दो अलग अलग डीएनए जुड़ते हैं तो दो भिन्न डीएनए के जुड़ने पर पुनर्योजक डीएनए बनता है। हां, ये क्या बना भाई? ये क्या बन गया? इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बनता है? इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योजक डीएनए। सही बात। तो क्या कहा भाई? सबसे पुनर्योजक डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब ऐसा जब दो अलग अलग डीएनए जुड़ेंगे। दो अलग अलग डीएनए कैसे जुड़ रहे हैं बच्चों? ये जो प्रतिजैविकी प्रतिरोधक जीन है ये एक डीएनए है, क्लोनिंग वाहक यानी प्लास्मिड डीएनए ये दूसरा डीएनए है। दो अलग अलग डीएनए को जोड़कर क्या बनाया गया? पुनर्योजक डीएनए। तो सबसे पहला पुनर्योजक डीएनए किसने बनाया? 1972 में स्टैनले कोहेन और बॉयर ने बनाया। सही, ठीक है, चलें आगे, आ जाओ। तो अब यहां पर ध्यान देखेंगे हम किसकी बात कर रहे हैं? जीन क्लोनिंग ठीक है बच्चों, क्या ध्यान देंगे भाई? इधर क्या कर रहे हैं हम? मैंने 3 नए शब्द एक साथ लिए हैं, जीन क्लोनिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, पुनर्योजक डीएनए तकनीक। तीनों अभी अपन ने नाम देखे। जीन क्लोनिंग का मतलब है जीन की संख्या बढ़ाना, जीन की एक समान कॉपीज का निर्माण। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का मतलब डीएनए या आरएनए के साथ छेड़छाड़ करना, सूक्ष्म जीवों में डालना और उससे उनके लक्षण के रूप में परिवर्तन लाना और बड़े स्तर पे संवर्धन करना। और पुनर्योजक डीएनए तकनीक में मैंने आपको बताया दो अलग अलग डीएनए को जोड़ना। तो तीनों शब्द अलग अलग हैं बट तीनों के पद समान ही हैं। तीनों के पद समान क्यों होंगे भाई? मान लो आपको एक जीन को क्लोन करना है, ठीक है, इंसुलिन की जीन हम बात कर रहे हैं तो वही बात करूंगा। इंसुलिन की जीन को यदि हमें क्लोन करना है तो क्या करना पड़ेगा? उस इंसुलिन की जीन को मानव गुणसूत्र से निकालना पड़ेगा, काट कर निकालना पड़ेगा, एक क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़ना पड़ेगा, उसको सूक्ष्म जीवों में, जीवाणु कोशिका में या एक सूक्ष्म जीवों में स्थानांतरित करना पड़ेगा और फिर सूक्ष्म जीवों को बड़े स्तर पर वृद्धि करवाकर उससे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन निकालना होगा। ये सब किसके पद हैं? आनुवांशिक अभियांत्रिकी के। तो जब आप जीन क्लोनिंग करोगे तो डीएनए को काटोगे, उसको दूसरी जगह के साथ जोड़ोगे, सूक्ष्म जीवों में निवेशित करोगे। तो जीन क्लोनिंग में किसे यूज कर रहे हैं? आनुवांशिक अभियांत्रिकी को। और जब आप जीन क्लोन करोगे तो अपनी जीन को एक क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़ोगे, दो अलग अलग डीएनए को जोड़कर क्या बनाओगे? पुनर्योजक डीएनए। तो कौन सी तकनीक हो गई भाई? ये पुनर्योजक डीएनए तकनीक। तो नाम तीनों अलग अलग हैं लेकिन तीनों का यूज एक ही प्रक्रिया में होगा। सही बात। तो आ जाओ अब बात करें जीन क्लोनिंग के पद क्या हैं। तो यदि आपको जीन क्लोनिंग करनी है तो सबसे पहला क्या होगा? किस जीन का क्लोन करना है, किस जीन की क्लोनिंग करनी है, उसकी पहचान और पृथक्करण। तो पहला तो हो गया भाई, यहां पर मैंने कह दिया टारगेट जीन या टारगेट डीएनए की पहचान
व पृथक्करण। ठीक है ना भाई। तो जिस जीन को आप क्लोन करना चाहते हो सबसे पहले उसको पहचानोगे और फिर उसे कोशिका से या गुणसूत्र से निकालोगे यानी पृथक्करण करोगे। सही। फिर दूसरा पद, टारगेट जीन या डीएनए को क्लोनिंग वाहक से जोड़कर किसका निर्माण भाई? हां, पुनर्योजक डीएनए का निर्माण। सही बात। फिर उस टारगेट जीन या डीएनए को क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़ेंगे क्योंकि क्लोनिंग वाहक में ही ओराई स्थल है और उससे क्या बनेगा? पुनर्योजक डीएनए। फिर क्या करेंगे बच्चों? इसे सूक्ष्म जीव में, सूक्ष्म जीव मतलब एक परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है? पुनर्योजक डीएनए का सूक्ष्म जीव परपोषी कोशिका में स्थानांतरण। सही बात, ये करेंगे। और अंत में अब इन सूक्ष्म जीवों परपोषी कोशिका जिसमें आपका पुनर्योजक डीएनए चला गया है, इनको बड़े स्तर पर संक्रमण रहित वातावरण में बड़े स्तर पे संवर्धन करेंगे ताकि इनसे ज्यादा मात्रा में जैविक उत्पादक मतलब यहां पर प्रोटीन उत्पादित किया जा सके। तो परपोषी कोशिकाओं की वृद्धि या संवर्धन। ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, परपोषी कोशिकाएं एवं उनकी संतति की वृद्धि या संवर्धन। जैसे जैसे वो वृद्धि करेंगे, विभाजन करेंगे, उनकी नई संतति आएगी, उनको बड़े स्तर पर वृद्धि करवाएंगे ताकि ज्यादा मात्रा में क्या मिल सके बच्चों? जैविक उत्पादक मिल सकें। तो यही किसके पद हैं? जीन क्लोनिंग के या आनुवांशिक अभियांत्रिकी के या पुनर्योजक डीएनए के। हम जीन की पहचान या पृथक्करण करेंगे, फिर उसको क्लोनिंग वाहक से जोड़कर पुनर्योजक डीएनए बनाएंगे। उस पुनर्योजक डीएनए को सूक्ष्म जीव परपोषी कोशिका में निवेशित करेंगे और उन परपोषी कोशिकाओं और उनकी संतति को बड़े स्तर पर वृद्धि करवाएंगे ताकि अधिक मात्रा में जैविक उत्पादक या प्रोटीन मिल सके। ठीक है भाई। अब इस पूरे पद को, हर पद को अपन डिटेल में समझेंगे। ठीक है भाई। अपन ने एक तो 4 पद देखे हैं, हर पद को विस्तार से समझते हैं कैसे करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले क्या आते हैं? तकनीक। ठीक है। और तकनीक में हमारे पास सबसे पहले एक विशेष प्रकार की एंजाइम्स हम पढ़ेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। इन्हें हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी कह सकते हैं, शॉर्ट में RE, या इनको हम आणविक कैंचियां या मॉलिक्यूलर सिजर्स। भाई सबसे पहली जो ये चीज थी कि अगर आपको जीन क्लोनिंग करनी है तो आपको गुणसूत्रों से उस जीन को निकालना पड़ेगा। अब गुणसूत्र से जीन कैसे निकालोगे? हाथ से पकड़ के? नहीं ना, आपको एंजाइम्स चाहिए जो गुणसूत्रों के डीएनए को काटे और आपकी जीन को बाहर निकाले। तो क्या हुआ भाई? सबसे पहले तो 1900 इतिहास की हम बात करें
तो याद रखेंगे 1963 में, किसमें, 1963 में 3 वैज्ञानिक थे बच्चों, आर्बर, स्मिथ एंड नेथन्स। ठीक है बच्चों, तो 3 वैज्ञानिक थे, आर्बर, स्मिथ और नेथन्स। इन 3 वैज्ञानिकों ने जीवाणु या बैक्टीरिया से, इन तीनों, किसने, 3 वैज्ञानिकों ने जीवाणु या बैक्टीरिया से 2 प्रकार की एंजाइम्स की खोज की। ठीक है, क्या किया भाई, 1963 में आर्बर, स्मिथ और नेथन्स ने जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से 2 प्रकार की एंजाइम्स की खोज की। 2 प्रकार की एंजाइम्स कौन सी थी बच्चों? पहले प्रकार की एंजाइम्स वो थी जो डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटती थी। ठीक है, पहली एंजाइम्स वो थी, पहले प्रकार की, जो डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटती थी, उन्हें नाम दिया गया ये आणविक कैचियां या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो पहली एंजाइम्स कौन सी थी बच्चों? एंजाइम्स जो डीएनए को विशिष्ट क्रमों पर काटती थी, जिन्हें क्या नाम दिया गया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। सही बात। और दूसरी एंजाइम्स कौन सी थी? तो पहली एंजाइम्स तो कौन सी थी बच्चों? जो डीएनए को विशेष जगह पर काटती थी। और दूसरी एंजाइम्स वो थी बच्चों जो जीवाणु जो दूसरी एंजाइम्स वो थी जो डीएनए को रूपांतरित करती थी। डीएनए को रूपांतरित करती थी मतलब डीएनए के क्रमों पर मिथाइल समूह जोड़ती थी। तो दूसरी एंजाइम्स क्या थी बच्चों? जो डीएनए को रूपांतरित करती थी। क्या जोड़ती थी भाई? मिथाइल समूह जोड़ती थी। और क्योंकि बच्चों वो डीएनए पर मिथाइल समूह जोड़ती थी, इसलिए उनका नाम दिया उन्होंने क्या नाम दिया बच्चों? डीएनए मिथाइलेसिस। तो क्या हुआ सुनो, 1963 में 3 वैज्ञानिकों ने जीवाणु के अंदर से 2 एंजाइम्स की खोज की। एक वो एंजाइम्स थी जो डीएनए को विशिष्ट क्षेत्रों पर काट रही थी, दूसरी वो एंजाइम्स थी जो उस डीएनए पर मिथाइल समूह जोड़कर रूपांतरित कर रही थी। अब सबसे पहले जीवाणु को यह पता करना था कि ये दोनों एंजाइम्स जीवाणु में क्या करती हैं। ठीक है, ये जीवाणु में डीएनए को काटने वाली एंजाइम है, डीएनए को रूपांतरित करने वाली एंजाइम्स हैं, तो ये जीवाणु के अंदर काम क्या करती हैं, पहले तो ये पता करना था। और फिर हम आगे पढ़ेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी में इनका अनुप्रयोग हम कैसे करें। तो पहला सिस्टम आता है जीवाणु में आरएम तंत्र। ठीक है, कौन सा तंत्र है भाई? आरएम, रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन तंत्र। ठीक है, जीवाणु में क्या पाया जाता है बच्चों? आरएम तंत्र। ये क्या है सुनेंगे अब। देखो, पहली चीज, जीवाणु जो है बच्चों, जीवाणु को हानि कौन पहुंचाता है? जीवाणु को हानि पहुंचाते हैं विषाणु। और जो विषाणु जीवाणु को हानि पहुंचाते हैं उन्हें हम कहते हैं जीवाणु भोजी। ठीक है, जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेजेस, ये ऐसे विषाणु हैं या वायरस हैं जो जीवाणु को हानि पहुंचाते हैं। तो जीवाणु को हानि पहुंचाने वाले विषाणु जीवाणु भोजी हैं। सही बात। अब ये जो जीवाणु भोजी हैं वायरस,
ये जीवाणु को हानि कैसे पहुंचाते हैं? ये जीवाणु भोजी अपना डीएनए जीवाणु में प्रवेश करवाते हैं, है ना। वायरस या जीवाणु भोजी अपना डीएनए जीवाणु में निवेशित करता है, वो डीएनए जीवाणु को हानि पहुंचाता है। अब जीवाणु जो है वो अपना बचाव भी तो करना चाहिए, है ना। अगर जीवाणु भोजी जीवाणु को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो जीवाणु को भी बचने का तरीका आना चाहिए। तो जीवाणु के अंदर इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं, है ना। ये कैचियां हैं। तो जैसे ही जीवाणु भोजी या वायरस अपना डीएनए जीवाणु में डालता है तो जीवाणु की ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स उस विषाणु वाले डीएनए को काट देती हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शन नाम समझ आया क्यों पड़ा? ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वैज्ञानिकों ने नाम क्यों दिया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का मतलब है कि ये किसी भी बाह्य डीएनए, कोई भी बाह्य डीएनए जब जीवाणु में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उसको काटकर संक्रमण को रोकती हैं। ये एंजाइम्स केवल जीवाणु में है, अपने अंदर नहीं है, मानव में या दूसरे जंतुओं में नहीं होती। केवल किस में है बच्चों? केवल जीवाणु में है और किसी भी बाह्य डीएनए के प्रवेश और संक्रमण को रोकती हैं। तो पहली चीज, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नाम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह जीवाणु में किसी भी बाह्य डीएनए के प्रवेश व संक्रमण को रोकती है। सही बात है भाई। रेस्ट्रिक्शन नाम क्यों दिया गया इनको? क्योंकि ये कोई भी बाह्य डीएनए, मतलब वो जीवाणु भोजी का ही डीएनए होगा। जैसे ही वो जीवाणु में प्रवेश करेगा तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या आणविक कैचियां उस डीएनए को काट देंगे। तो जीवाणु ने अपना बचाव करना तो सीख लिया, उसके पास ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो बाह्य डीएनए के अंदर आने पर उसे काट देती हैं। अब जीवाणु में खुद का डीएनए भी तो है, जीवाणु के पास खुद का डीएनए भी है और ये एंजाइम्स उसके खुद के डीएनए को भी तो काट सकती हैं। अगर ये किसी भी बाह्य डीएनए को काट सकती हैं तो जीवाणु के खुद के डीएनए को भी काट सकती हैं। तो जीवाणु को अपने डीएनए को बचाना पड़ेगा। तो जीवाणु अपना डीएनए कैसे बचाता है? जीवाणु अपने डीएनए का मिथाइलीकरण कर देता है। वो अपने डीएनए के क्रमों पर मिथाइल समूह जोड़ देता है और मिथाइल समूह जोड़ देने पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए को काट नहीं सकती। सही बात। तो आर्बर, स्मिथ एंड नेथन्स ने देखा कि जीवाणु में दो प्रकार की एंजाइम्स हैं, एक जो डीएनए को काट रही हैं और एक जो डीएनए को रूपांतरित कर रही हैं, यानी मिथाइल ऐड कर रही हैं। तो उनको समझ आया, अच्छा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स तो इसलिए हैं ताकि वो बाहर वाले डीएनए को काट सकें और खुद के डीएनए को बचाने के लिए डीएनए मिथाइलेसेस हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है भाई? जीवाणु स्वयं के डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बचाने हेतु उसे मिथाइलेट करके रखता है। मिथाइलेट करके रखता है मतलब रूपांतरित करके रखता है। किन एंजाइम्स के द्वारा? डीएनए
मीथाइलेजेस के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? डीएनए मीथाइलेजेस। तो अब समझ आ गया भाई कि ये दो प्रकार की एंजाइम्स जीवाणु में क्या करती हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करती हैं और डीएनए मीथाइलेजेस क्या करती हैं। ये तो जीवाणु के अंदर तंत्र हो गया आरएन। अब हमारे काम की एंजाइम्स कौन सी हैं? हमारे काम की एंजाइम्स है ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्यों काम की हैं? ये एंजाइम्स जो हैं वो डीएनए को काटती हैं और विशिष्ट क्रमों को पहचान कर तभी काटती हैं। मतलब हमको क्या करना है भाई? हमको भी तो हमारे गुणसूत्र में से डीएनए को काट कर निकालना है। तो हम जहां चाहें वहीं पर कोई एंजाइम काट सके और जीन को पृथक करने में मदद कर सके, तो यही तो चाहिए हमको। इसलिए हमको कौन सी एंजाइम्स चाहिए? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स विशिष्ट क्रमों पर पहचानती हैं और विशिष्ट क्रमों को पहचान कर उसी पर डीएनए को काटती हैं। तो एक गुण सूत्र में आप चाहते हो कि यहां पे और यहां पर जीन है, तो एंजाइम इस क्रम और इस क्रम पर काटकर जीन को निकाल ले, तो हम किसका यूज करते हैं भाई? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। तो अब हमारे लिए ये काम की क्यों है? तो यहां पर आ जाता है हमारी ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स कह दो या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। तो क्या है? यह एंजाइम्स विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड क्रमों को पहचान कर उन्हीं के मध्य डीएनए को काटती हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या हैं बच्चों? ये ऐसी विशेष एंजाइम्स हैं जो विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड क्रमों को पहचानेंगी और उसी के मध्य डीएनए को काटेंगी। अब सबसे पहले अगर ये डीएनए को काटेंगी बच्चों, तो कौन से बंध तोड़ेंगी? शुगर और फॉस्फेट के मध्य। शुगर और फॉस्फेट के मध्य कौन से बंध होते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बंध। बिल्कुल सही। तो यह शुगर फॉस्फेट बंध तोड़ती है ना बच्चों? कौन से बंध तोड़ेगी? शुगर फॉस्फेट बंध तोड़ेगी। और याद रखना ये एंजाइम्स प्राकृतिक रूप से कहां पर पाई जाएंगी? सिर्फ जीवाणु में। याद रखना, प्राकृतिक रूप से केवल किसमें उपस्थित है? जीवाणु में। ठीक है ना? ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमारे शरीर में नहीं होती, प्लांट्स में नहीं होती, जंतुओं में नहीं होती, केवल किस में मिलती है? जीवाणु या बैक्टीरिया में। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है बच्चों? यह एंजाइम्स विशेष न्यूक्लियोटाइड क्रमों को पहचान करेंगी और उन्हीं के मध्य डीएनए को काटेंगी। और कौन से बंध काटेंगी? शुगर फॉस्फेट। अब नेक्स्ट चीज, ये एंजाइम्स विशेष क्रमों को काटती हैं। अब जिन विशेष क्रमों को ये पहचानती हैं और जहां पर ये काटती हैं, उनकी बात सुन लो। मैं लिख देता हूं पहले, फिर हम बात करेंगे बच्चों। तो वह विशिष्ट क्रम या वह विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड क्रम जिन्हें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वह विशेष न्यूक्लियोटाइड क्रम जिन्हें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचान कर काटती हैं, वह 4 से 6 4
ठीक है भाई, अब किसकी बात हो रही है, ध्यान देंगे। वह विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड के क्रम, ठीक है ना भाई। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, मैंने कहा जहां मर्जी है वहां से नहीं काटती, विशिष्ट क्रमों को पहचानती है और उसी के मध्य काटती है। तो जिन विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड क्रम को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचानती है और काटती है, वो कितने लंबे होंगे भाई? वो 4 से 6 क्षारक जोड़े लंबे होते हैं, ठीक है। और उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें पैलिंड्रोमिक क्रम कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं बच्चों इन्वर्टेड रिपीट्स, ठीक है। क्या कहा जाता है? पैलिंड्रोमिक क्रम। अब ये पैलिंड्रोमिक क्रम क्या है सर? तो पैलिंड्रोमिक क्रम से पहले आपको एक पैलिंड्रोम का मतलब पता होना चाहिए बच्चों। जैसे मैं आपको एक शब्द देता हूं जहाज, ठीक है ना भाई। जहाज को आगे से पढ़ो जहाज, पीछे से पढ़ो जहाज, सही बात। तो ऐसे शब्द जिनको आगे और पीछे से सेम पढ़ा जाए, ठीक है, ऐसे शब्द जिनको आगे और पीछे से एक जैसा पढ़ा जाए, आगे से पढ़ो जहाज, पीछे से पढ़ो जहाज, ऐसे शब्द कहलाते हैं पैलिंड्रोमिक क्रम। तो न्यूक्लियोटाइड क्रम कैसे हो गए, एक मिनट देखें। तो मैं यहां पर पैलिंड्रोमिक क्रम का उदाहरण ले रहा हूं। इधर देखेंगे बच्चों, GAATTC, सही बात है। इसका पूरक संपूरक क्रम बनाए तो क्या बनेगा? CTTAAG, ठीक है। ये हाइड्रोजन बंध है, हाँ। इधर से पढ़ो बच्चों, इस दिशा में पढ़ो 5 से 3 GAATTC। इस दिशा से पढ़ो बच्चों 5 से 3 GAATTC। तो इस दिशा से पढ़ो तो भी GAATTC आ रहा है, इस दिशा से पढ़ो तो भी GAATTC आ रहा है। इन्हीं को क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक क्रम। तो कोई भी ऐसे क्रम जो इस दिशा से पढ़ो या विपरीत दिशा से पढ़ो, अगर सेम न्यूक्लियोटाइड क्रम हो तो ऐसे क्रमों को क्या कहलाते हैं? पैलिंड्रोमिक क्रम। और ऐसे क्रम को ही कौन पहचानेगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और उन पर काटेंगी। 900 अलग अलग प्रकार की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं, ठीक है। 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं और हर एंजाइम अलग अलग पैलिंड्रोमिक क्रमों को पहचानती हैं और अलग अलग क्रमों पर काटेंगी। और ये कितने क्षारक जोड़े लंबे हैं देखो तो भाई, 1 2 3 4 5 6। ये कितने बेस पेयर लंबा है? 6 बेस पेयर लंबा। तो 4 बेस पेयर या 6 बेस पेयर के हो सकते हैं और रिपीट्स हैं। इधर से देखो 5 से 3 सेम, इधर से पढ़े 5 से 3 सेम है। तो ऐसे ही क्रमों को पहचानेगी और इन्हीं के मध्य क्या तोड़ेगी भाई? शुगर फॉस्फेट बंध तोड़ती है, ठीक है। अब सुनो, अब यहां पर आता है बच्चों सबसे पहली तो पहली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या पहली डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सी थी भाई? वो थी हिंड सेकेंड, ठीक है। पहली खोजी जाने वाली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है बच्चों हिंड सेकेंड। और सबसे कॉमन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हम यूज करते हैं वो है EcoR1, ठीक है भाई। तो 2 मैंने उदाहरण आपको याद रखने हैं। पहले खोजी गई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम क्या है? हिंड सेकेंड। और सबसे कॉमन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो यूज होती है उसे कहते हैं EcoR1। अब सबसे पहले तो ये नाम कैसे पढ़े भाई, है ना? ये नाम कैसे पढ़े, आओ देखें। ये जो एंजाइम है बच्चों हिंड सेकेंड, ठीक है, ये किस जीवाणु से प्राप्त हुई? हीमोफिलस
इन्फ्लुएंजा। ठीक है, किस जीवाणु से प्राप्त हो गई भाई? ये एंजाइम तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से प्राप्त होती है। इको R1 ई कोलाई जीवाणु से। ठीक है भाई, इको R1 रेस्ट्रिक्शन हिंड सेकेंड जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जीवाणु से, और इको R1 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है बच्चों वो ई कोलाई जीवाणु होता है। ई कोलाई का पूरा नाम है एस्चेरिशिया कोलाई, इससे प्राप्त होती है। अब नाम कैसे पड़ा इधर देखें भाई, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण, ठीक है, कैसे होता है इधर देखो। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पहला अक्षर जो है, ठीक है, वो क्या है इधर देखो। यहां पर H है, यहां पर E है, यहां पर ये रहा H, ये रहा E। आपको पता है जो जीवाणु के वैज्ञानिक नाम है या किसी भी जीव के साइंटिफिक नाम होते हैं, वैज्ञानिक नाम, उसमें पहला वर्ड जो होता है वो क्या दर्शाता है बच्चों? वंश। और दूसरा क्या दर्शाता है? जाति। पहला क्या दर्शाता है? वंश। दूसरा क्या दर्शाता है बच्चों? जाति। सही बात। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पहला अक्षर हमेशा जीवाणु के वंश का पहला अक्षर होगा। तो यहां पर जीवाणु के वंश का पहला लेटर। सही बात भाई। फिर अगले दो लेटर देखो, IN, IN। अगले दो लेटर देखो, CO, CO। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अगले दो लेटर क्या दर्शाते हैं? अगले दो लेटर क्या दर्शाते हैं? जीवाणु की जाति के पहले दो लेटर। सही बात। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अगले दो अक्षर या लेटर वो क्या दर्शाएंगे भाई? जीवाणु की जो जाति है उसके पहले दो लेटर्स, है ना। तो क्या हो गया? जीवाणु के जाति के पहले दो लेटर्स। सही बात। फिर अगला अक्षर D। अगला अक्षर क्या है भाई? D। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अगला अक्षर क्या है? यहां पर है D, यहां पर है R। ये जीवाणु का स्ट्रेन दर्शाता है, मतलब जीवाणु का एक उप प्रकार जो है। R स्ट्रेन, S स्ट्रेन अपन ने पढ़ा था बच्चों, रफ और स्मूथ। इसी तरह से D और L, तो जीवाणु के उप प्रकार होते हैं या स्ट्रेन होता है, वो दर्शाता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अगला अक्षर क्या है भाई? वो है जीवाणु का स्ट्रेन या प्रकार। सही। और अंत में क्या रह गया भाई? अगला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रोमन संख्या है ना भाई। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्या है? रोमन संख्या। यहां पर सेकंड है, यहां पर फर्स्ट है। तो ये फर्स्ट या सेकंड क्या है? इन एंजाइम्स का किस रूप में या किस क्रमांक में पृथक्करण किया गया है। तो किस क्रम में जीवाणु से
पृथक्करण किया गया है। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा भाई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण, कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को नाम कैसे दिया जाता है। ये हिंड सेकेंड या इको R1 या कोई भी, ठीक है, बैम H1, बहुत अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, लेकिन सबका नामकरण या नॉमेनक्लेचर सेम है। सबका नॉमेनक्लेचर या नामकरण कैसे सेम है बच्चों, पहला अक्षर जो होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का वो हमेशा जीवाणु के वंश का पहला लेटर होगा। फिर अगले दो अक्षर जो होंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के वो जाति के अगले दो अक्षर होंगे। सही, जो अगला अक्षर है, चौथा अक्षर मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, वो हमेशा जीवाणु का उप प्रकार यानी स्ट्रेन या टाइप होगा। और उसके बाद जो रोमन संख्या है वो किस क्रम में जीवाणु से उस एंजाइम को निकाला गया है वो दर्शाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नामांकरण या नामकरण आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर क्या आता है, ध्यान देंगे। अब मैंने आपसे कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो कौन सी है, इको R1। ठीक है, उससे पहले एक चीज याद रखनी है, जीवाणु के भीतर आपको पता होना चाहिए 3 प्रकार की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पाई जाती हैं। क्या होती हैं भाई, जीवाणु में 3 प्रकार की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पाई जाती हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ठीक है भाई, जीवाणु में कितने प्रकार की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पाई जाती हैं, 3, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। आपको इतना पता होना चाहिए कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी में हम लोग आनुवांशिक अभियांत्रिकी में किस प्रकार की एंजाइम्स यूज करते हैं, टाइप 2। तो जितनी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हम यूज करते हैं वो किस टाइप की होती है, टाइप 2 की। तो आपको याद रखना है आनुवांशिक अभियांत्रिकी में टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग आनुवांशिक अभियांत्रिकी में कौन से टाइप के एंजाइम्स यूज करेंगे भाई, टाइप 2। 3 प्रकार की होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, लेकिन हम कौन सी यूज करते हैं, हमेशा टाइप 2 प्रकार की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करेंगे। सही बात। फिर मैंने अभी आपसे कहा कि सबसे कॉमन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हम यूज करते हैं वो कौन सी है भाई, इको R1। ठीक है, तो अब इको R1 कौन से क्रम को पहचानती है, उस पर कैसे काटेगी वो मैं बता रहा हूं, ध्यान देंगे। बिल्कुल बच्चों, ये पैलिंड्रोमिक क्रम अभी मैंने आपको बताया था। ये पैलिंड्रोमिक क्रम कैसे है, यहां पर पढ़िए 5 से 3 GAATTC, और यहां पर इस पैलिंड्रोमिक क्रम को पढ़िए GATTC। बिल्कुल, ये पैलिंड्रोमिक क्रम है। यही पैलिंड्रोमिक क्रम या इसी पैलिंड्रोमिक क्रम को कौन पहचानता है, इको R1। और इसी पैलिंड्रोमिक क्रम के मध्य वो काटती है। कैसे काटेगी बच्चों, वो काटेगी वो G और A के मध्य फॉस्फोडाइएस्टर बंध या शुगर फॉस्फेट बंध को काटेगी। यहां पर भी G और A के मध्य। तो अब एक सेकंड देखें बच्चों, तो ये इको R1 है, किसके बीच में काट रही है बच्चों, G और A, और यहां पर भी किसके मध्य काटेगी, G और A। ठीक है, एक सेकेंड, यहां पर ये शुगर फॉस्फेट बंध है।
ठीक है बच्चों, ये कौन से हैं? शुगर फॉस्फेट बंध। तो G और A के मध्य काट रही है, तो कैसे कटेगा भाई डीएनए? देखें, GCTTA। ठीक है बच्चों, यही तो कटा। क्या किया भाई? वापस देखेंगे। मैंने एक पैलिंड्रोमिक क्रम लिया है GAATTC। ये पैलिंड्रोमिक क्रम क्यों लिया है? क्योंकि इस पैलिंड्रोमिक क्रम पर ही कौन सी एंजाइम काटती है? EcoR1। कौन से बंध तोड़ेगी? शुगर फॉस्फेट यानी फॉस्फोडाइएस्टर। कैसे तोड़ा भाई? ये G और A के बीच में, यहां पर भी G और A के बीच में। तो G और A के बीच में बंध तोड़ दिया, इस G और A के बीच में बंध तोड़ दिया, और आपके पास डीएनए को इस तरीके से काट दिया। ठीक है, अब कटने के बाद ध्यान देंगे, कटने के बाद इन क्रमों को, ठीक है, इन क्रमों को, ये क्रम देखो बच्चों, ये क्रम को हम क्या कहेंगे? हाँ, स्टिकी एंड्स, या इसे हम कहते हैं चिपचिपे सिरे। ठीक है बच्चों, अब ये स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, चिपचिपी सिरे क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं? तो एक चीज याद रखिएगा बच्चों, हमें सिर्फ डीएनए को काटना नहीं है, है ना? हमें हमारे डीएनए को काटना तो है, लेकिन काटने के बाद उसको आगे चलकर वापस एक क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़ना है। तो अगर हमको डीएनए को हमेशा इस तरह से काटना है कि वो वापस आगे चलकर दूसरे डीएनए से जोड़ा जा सके, इसलिए हम आगे पढ़ेंगे कि ये चिपचिपे सिरे काम क्यों आते हैं। ये चिपचिपे सिरे का मतलब है, देखो बच्चों, ये किसी के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना रहे। हाइड्रोजन बंध तो G और C के बीच में है, ये हाइड्रोजन बंध नहीं बना रहे। तो इनका क्या महत्व है, ये आगे कैसे वापस जुड़ेंगे, ये सब हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप ये वाला जो टॉपिक है अभी तक क्लियर हुआ होगा। अपन ने आज इंट्रोडक्शन देखा है जैव प्रौद्योगिकी का, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं उस पर हमने बात की है। ठीक है बच्चों, आई होप ये कक्षा क्लियर होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। धन्यवाद।